वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और टॉपिक रहेगा हमारा कि एक इंक्वायरी जहाँ ट्रायल चल रहा है इन ड्यू कोर्स। एक कह सकते हो मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में, एक किस भी कोर्ट में चल रहा है जहाँ जिसको एप्लीकेबिलिटी है जे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की। तो क्या उस स्टेज पे इंक्वायरी और ट्रायल, तो हम कन्फाइन करेंगे ट्रायल स्टेज है, तो क्या आप एडिशन ऑफ अदर एक्यूज कर सकते हो जिसका जिक्र रेफरेंस पहले एफआईआर में था, कहीं जब एफआईआर लगी थी, जब अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन में आया था। ये भी क्वेश्चन है। फिर और बात है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसको ड्रॉप कर दिया है, वो ट्रायल के लिए जो चार्जशीट आई है उसमें उनका जिक्र नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर क्या, जब ट्रायल हो रहा हो तो उस वक्त जो ट्रायल कोर्ट है, मैं भी ट्रायल कोर्ट ही कहूंगा, ट्रायल कोर्ट है, क्या एडिशन ऑफ एक्यूज कर सकता है? तो मैं ये कहूंगा शॉर्ट में कर सकता है, क्योंकि इसके लिए आपके पास स्पेसिफिक प्रोविजन है। जो भी इस किस्म की यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करनी है किसी भी ट्रायल कोर्ट ने, तो उसके लिए सेक्शन स्पेसिफिक है 319 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन यू विल फाइट इन नाउ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हो चुका है। और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973, वो रिपील हो चुका है। लेकिन जो हम आज जजमेंट डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो उसमें जो प्रोविजंस एप्लीकेबल हुए हैं और अदरवाइज जो भी पुराना है, और उसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात की है। तो फिर मैं सबसे पहले इसके इस केस के फैक्ट्स और उसका टाइटल ही बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं 319 सेक्शन 319 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो वी विल फाइंड बरबटम 358 ऑफ बीएनएसएस। तो अब नीरज कुमार अलियास नीरज यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये रिसेंट यस्टरडे की जजमेंट है। तो मैं सबसे पहले पढ़ता हूं ये सेक्शन 319। इसमें क्या है? पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन, पर्सन है यहां पे, देयर इज ए रेफरेंस ऑफ पर्सन अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, जिनके खिलाफ समहाउ एविडेंस है। प्राइमा फेसाई आप कह सकते हो, थोड़ा सा प्राइमा फेसाई जो ये जो चार्ज होता है, चार्ज फ्रेम करना है जब, क्योंकि इनके खिलाफ भी अगर इनको अक्यूज आप ट्रायल के दौरान कोई भी ट्रायल कोर्ट करेगा तो ऑब्वियसली चार्ज फ्रेम होना है, तो उसके लिए सफिशिएंट एविडेंस होने चाहिए प्रोसीड करने के लिए, इनके खिलाफ भी कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो ये बात भी हुई है। Where in the course of an inquiry into or trial of an offense, ये हमारा जो केस है, इट इज ए ट्रायल लेटर, इट अपीयर्स, किसको? जो भी मैजिस्ट्रेट है, जो भी कोर्ट है, फ्रॉम द एविडेंस दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एनी ऑफेंस फॉर विच सच पर्सन कुड बी ट्राई टूगेदर विद द अक्यूज्ड। तो वहां पे एविडेंस है, वो ये दर्शाती है, ये उससे ऐसा लगता है कि ये दूसरे जो अक्यूज्ड फेस कर रहे हैं ट्रायल, इन लोगों के खिलाफ भी आप प्रोसीड कर सकते हो। जॉइंट ट्रायल इनका हो सकता है, जो आगे फेस कर रहे हैं, और इनको एडिशन किया जा सकता है ट्रायल के लिए। द कोर्ट में प्रोसीड अगेंस्ट सच पर्सन
फॉर द ऑफेंस विच ही अपीयर्स टू हैव कमिटेड। ये देखना पड़ेगा कोई भी कितना रोल है, कितनी पार्टिसिपेशन है। अगर तो इक्वली है, जो आगे फेस कर रहे हैं, जो जिनके खिलाफ जो भी सेक्शन ऑफेंसेस के रिलेटेड जो भी चार्ज लगा हुआ है, तो अगर इक्वली सिचुएटेड है तो ये भी इनके खिलाफ वही चार्ज लगेगा। अगर कम ज्यादा है, जो भी वर्कआउट होता है, जो एविडेंस जो ट्रायल के दौरान आई है, मैं बता दूं, ट्रायल के दौरान एविडेंस होने चाहिए। ये भी इस पे भी जो जुडिशियल प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है, अदरवाइज भी है। हाँ, आप जो एविडेंस जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास है, रिकॉर्ड हुई है, मेडिकल रिकॉर्ड है, 161 की स्टेटमेंट है, और वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसको इम्प्लीड किया जा सकता है और इसका ट्रायल हो सकता है टुगेदर विद द अर्लियर अक्यूज्ड। ये सारा देखना होगा। एविडेंस आगे दो जो कोर्ट में रिकॉर्ड हुई, और कुछ एविडेंस ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है बाय वे ऑफ चार्जशीट। जो एविडेंस है तो वो भी अप्रिशिएट की जा सकती है, ओनली टू द एक्सटेंट कि इसके खिलाफ प्रोसीड करना है, कॉग्निजेंस लेना है आगे। तो ये एक बात मैंने ये इसलिए सेक्शन पढ़ दी ताकि क्लियर हो जाए कि जुरिस्डिक्शन क्या हानेबल हाई कोर्ट में थी, जो इस सेक्शन जो इसमें जिक्र आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे डील किया है, और ट्रायल कोर्ट ने सबसे पहले कैसे इसको अप्रिशिएट किया है, कंसिडर किया है, एप्लीकेबल किया है ये लॉ, दिस सेक्शन। तो क्या है, ये एक बात है, एक क्वेश्चन है कि एक उन्होंने कहा कि वाइल डिसाइडिंग सेक्शन 319 सीआरपीसी एप्लीकेशन, जो हमने कहा इम्प्लीड करने लिए ट्रायल के दौरान अक्यूज क्या देख रहे हैं, कोर्ट नॉट रिक्वायर्ड टू टेस्ट क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट क्रेडिबिलिटी नहीं देखनी, कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू नहीं देखनी है। किसके लिए? कन्विक्शन करने, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू हैव कन्विक्शन। वो अभी स्टेज आएगी, अभी तो ट्रायल होना है, जिनको ऐड कर रहे हो आप। ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हो कि सफिशिएंट एविडेंस है फॉर प्रोसीडिंग जो भी जिनका एडिशन के लिए एप्लीकेशन आई 319 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की। तो इसमें क्या है आगे, तो ये मैंने वही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला था, उन्होंने रिफ्यूज किया था इम्प्लीड करना, जहां प्रोसीड करना अगेंस्ट दोज पर्सन्स जिनकी इन्वॉल्वमेंट, जो कंप्लेनेंट था उसने, जहां प्रोसिक्यूशन थी उसने रिक्वेस्ट की थी, प्रेयर की थी कि इनको एडिशन किया जाए, वो प्रेयर जो रिफ्यूज की थी। तो ये मैटर हानेवाल हाई कोर्ट के पास रिवीजन में था। तो और एक बात और आई, एक बात आई कि मिनी ट्रायल नहीं करना है, कन्विक्शन के लिए नहीं जाना है कि भाई एविडेंस सफिशिएंट होने चाहिए, इतनी होने चाहिए। यू आर नॉट गोइंग टू कन्विक्ट ए पर्सन। जो लोग आप इम्प्लीड कर रहे हैं उनका ट्रायल होगा सिंपली कॉग्निजेंस के लिए। तो उन्होंने कहा, ये भी एक बात है, सेट साइड द इलाहाबाद हाई कोर्ट refusal to summon the deceased in laws as additional accused, stressing that, क्या stress किया, emphasize क्या किया, that courts cannot conduct a mini trial or assess witness credibility while deciding the application under section 319। वाकई ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कन्विक्ट करने नहीं जा रहे हो, आप उसकी क्रेडिबिलिटी विटनेस की क्या है इसको फाइनली अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप कंसिडर नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, तो इस स्टेज में 319 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए आपको किस एक्सटेंट तक जाना है, ये बात आगे की है। ये मैं की नोट्स पढ़ रहा हूं इसकी जजमेंट, ताकि जो की नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, जिसके डिस्कस हुआ है
जो जजमेंट में, तो एट द स्टेज ऑफ डिसाइडिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 319 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेस्ट द क्रेडिबिलिटी और वे द प्रोबेबिलिटी वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू, क्योंकि ये फाइनल अभी स्टेज नहीं आई है, of the evidence as would be done at the end of the trial for determining the conviction या acquittal के लिए वो स्टेज अभी नहीं आई है। 319 जो सेक्शन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, उस पर कितने एक्सटेंट जाना है आगे बात की है आगे, बट द कोर्ट हैज टू कंसिडर एट दिस स्टेज is whether the involvement of the proposed accused, जिसकी निस्बत एडिशन के लिए बात की गई है, रिक्वेस्ट किया है, प्रेयर किया गया है, सो उसके whether the material on record reasonably indicates involvement of the proposed accused so as to exercise the extraordinary power। ये extraordinary sparingly यूज करना चाहिए ऑडिशन के लिए भी, लेकिन आपने जनरली सी देखना है कि क्या जो विटनेस ने कोर्ट में कहा या इन्वेस्टिगेशन के जो के दौरान जो विटनेस ने कहा है क्या सफिशिएंट है फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द उन लोगों को जिनको इग्नोर किया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, चाहे एक्सोनरेट किया गया, तो ऐसी कोई है तो ये भी देखना। और कोर्ट ने ये क्या आगे क्या है, और ये बेंच था ये संजय करोल साहब का और एन कोटेश्वर सिंह ये डिवीजन बेंच का था, तो इन्होंने ये डिसाइड की है ये क्रिमिनल अपील आप कह सकते हो, while allowing the deceased brothers appeal against the refusal to summon the in-laws as additional accused, जिनका उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी मेंशन किया था कि इनकी इन्वॉल्व, और डाइंग डिक्लेरेशन में एक बात आई है, डाइंग डिक्लेरेशन में उसने कहा था कि इनकी इन्वेस्टिगेशन थी, किसको, उसके हस्बैंड को जो जिसने मर्डर किया था। ये केस इन शॉर्ट क्या है कि ये जो हस्बैंड ने अपनी बीवी का कत्ल किया है, और ये डाइंग डिक्लेरेशन आगे हम उसका भी देखेंगे डिक्लेरेशन की डेफिनेशन क्या है, ये भी एक लॉ पॉइंट आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या है कि वाइफ ने भी, जो उसकी वाइफ थी जो डिसीज्ड है, उसने भी स्टेटमेंट दी थी कि जो ये फायर शॉट किया है उस पे उसके हस्बैंड ने, जो जब वो जिंदी थी तो आप उसके 161 का बयान रिकॉर्ड हुआ है, तो वो आगे वो भी है, क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर हो सकता है एज पर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें वो बात आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो एविडेंस है जो ऑन रिकॉर्ड है ये सफिशिएंट है जो अरे करने के लिए, इम्प्लीड करने के लिए इन लॉज ऑफ द जो डिसीज थी वाइफ के, मीन के हस्बैंड के जो नियर रिलेशन है, फैमिली है, दूसरे फैमिली मेंबर है, बिसाइड्स हर हस्बैंड हु allegedly shot her dead at their matrimonial home following harassment over giving birth to daughters। एलिगेशन क्या लगाता था हस्बैंड उसमें, जहां उसके इन-लॉ कि इसने लड़कियों को जन्म दिया है, तो उसके कंट्रोल में है, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो ये भी इस किस्म की उसको डांटिंग थी, जो हरासमेंट थी। द एपिलॉन हैज लॉस्ट एन FIR आफ्टर a deceased sister was shot by her, so he has set the law into motion by lodging FIR regarding sister's murder। एक और बात आ गई, ये डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है,
ये डाइंग डिक्लेरेशन, ये जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं जुडिशल सर्विस का आगे देंगे, जहाँ अदरवाइज जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का है एग्ज़ाम है, तो ये मैं बता दूं, इस किस्म के क्वेश्चन, ये कौन से कितनी कौन सा एविडेंस चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, तो ये भी। और डाइंग डिक्लेरेशन बड़ी उम्मीद, तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या, यहाँ पे 161 का जो स्टेटमेंट था, और इसमें उन्होंने कहा कि 2 महीने से ज्यादा कम है पीरियड, क्या इतना गैप्स ये कवर कर सकता है कि इमिनेंट डेंजर था? क्या इमिनेंट डेंजर कोई ऐसा रेफरेंस है सेक्शन 32 में कि इमिनेंट डेंजर होना चाहिए? डाइंग डिक्लेरेशन जब किसी ने दी है तो ये भी देखना है कि डाइंग डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट जो इमिनेंट डेंजर कि उस वो मरने वाली है, शी इज अबाउट टू डाई, क्या इस किस्म की जरूरत है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32? तो वो आप बात करें, इमिनेंट डेंजर नॉट ए प्री कंडीशन किसकी, सेक्शन 32 जो इंडियन जो एविडेंस एक्ट है, जहाँ जो हमारे जुडिशियल प्रेसिडेंट है, जो हमारा लॉ है, वो 32 से रेगुलेट होता है। इमिनेंट डेंजर की कोई बात नहीं है। तो कौन कौन सी ये जो भी स्टेटमेंट है हम रिकॉग्नाइज करते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन ये प्रूडेंट है, जो भी ट्रायल जज होगा जान दो साहब वो कैसे अप्रिशिएट करता है, क्या किस कंसिडर करता है नहीं करता है, वो उसकी 32 की कंप्लाइंस में अगर जज में आता है, एम्बिट में आता है, तो वो समझा जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन। तो आगे हम आते हैं आफ्टर ट्रीटिंग ए स्टेटमेंट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन, इमिनेंट डेंजर की कोई यूज नहीं। फर्दर द कोर्ट डिसएग्री विद द हाई कोर्ट्स रिफ्यूजल टू ट्रीट द विक्टिम्स स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 161, जैसे मैंने पहले किया कि उसका एक बयान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपने तोड़ लिया। तो क्या ये बात आई कि इस ये जो उसकी स्टेटमेंट है क्या डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट की जा सकती है? तो हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया इस जो 161 की स्टेट, हाई कोर्ट हैड रिफ्यूज टू कंसिडर देम एज डाइंग डिक्लेरेशन, जो 161 का बयान था, रिकॉर्ड किया था आईओ ने, किसका, जो डिसीज थी, साइटिंग ए नियरली 2 months गैप बिटवीन हर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड हर डेथ, 2 महीने का टाइम, तो इमिनेंट डेंजर नहीं था, और ये हाई कोर्ट की फाइंडिंग है। एंड लैक ऑफ सर्टिफिकेशन बाय ए मैजिस्ट्रेट और डॉक्टर, उन्होंने कहा इसके जो डाइंग डिक्लेरेशन है तो इसमें तो कोई डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं और नहीं मैजिस्ट्रेट ने कोई अटेस्ट किया है, उसके सामने स्टेटमेंट हुई है डाइंग डिक्लेरेशन। ये भी एक हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दी थी वाइल रिफ्यूजिंग एप्लीकेशन, जो रिवीजन में 319 ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ट्रायल कोर्ट ने कंसिडर की थी। तो टर्मिंग दिस एज ए फंडामेंटल लीगल एरर, उन्होंने कहा ये फंडामेंटल लीगल एरर है ऐसी बात करना। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट हाई कोर्ट ordered in holding that these statements cannot be treated as dying declaration merely because death of the deceased occurred after substantial lapse of time from the recordings, जो रिकॉर्ड किया उसके सफिशिएंट टाइम के बाद उसकी डेथ हुई थी। Such an approach is clearly untenable since the law does not require that a declarant mean whosoever make a statement, जो डाइंग डिक्लेरेशन को जिसको रेफर किया या कंसिडर किया, जरूरी नहीं है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द स्टेटमेंट to be under the shadow of death. It is not required. It is not needed that he should be under the shadow of death.
और द एक्सपेक्टेशन दैट डेथ इज इमिनेंट, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा इस किस्म की कोई रिक्वायरमेंट प्री कंडीशन नहीं है, और ना ही इसका कोई रेफरेंस है सेक्शन 32 का डिक्लेरेशन की, जो आप किसको कंसेप्ट समझोगे। Here the time gap between the incident and the death is less than 2 months. In any event, Section 32 of Indian Evidence Act contains no such limitation कि जरूरी है कितना टाइम चाहिए, क्या कोई थ्रेट होना चाहिए लाइफ, कि अभी मरने वाली है, मरने वाला है। What is pertinent is that statement relates to, सिर्फ एक ही बात होना चाहिए, either to cause of her death, his death, deceased or circumstances leading to her death or his death। तो उन्होंने कहा कि कॉज ऑफ डेथ के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट दी है कि मैं कैसे मरी, क्या है, कैसा है, तो इन द लाइट ऑफ द अफोरसेड द कोर्ट अलाउड द अपील एंड लेट द पार्टी टू अपीयर बिफोर द ट्रायल कोर्ट। तो दोनों ऑर्डर, और वर्चुअली ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर मर्ज हुआ था, जो रिवीजन में ऑर्डर किया था किसने, हानेवल हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें ही जो भी ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, गलती करते हैं, जैसे इस केस में हुई है। और हानेवल हाई कोर्ट अब जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है जो इलाहाबाद का है, जो उत्तर प्रदेश का है, उससे भी गलती हुई है। तो लेकिन ये मैटर रिजॉल्व किया है, और जो हानेवल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये जस्टिस जजमेंट है, तो मेरे नोटिस में आई, तो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।